हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द सीक्रेट ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस इज टू गेट स्टार्टेड। यानी कि अगर आपको सफल होना है ना, अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है, तो एकमात्र उसका सीक्रेट ये है कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। दिमाग में आप चाहे हजारों प्लानिंग्स बना लो, हजारों सपने देख लो, कुछ भी आप सोचते रहो, बस सोचने से हकीकत नहीं होगी। अगर आप सोचोगे कि अरे वाह मैं ना आज गुलाब जामुन खाऊंगा और मैं 10-12 गुलाब जामुन, तो सपने देखने से तो आपके पास गुलाब जामुन नहीं आएंगे। या तो आपको बाजार जाके गुलाब जामुन खरीद के लाने पड़ेंगे या फिर आपको घर पे बैठ के बनाने पड़ेंगे, पर कुछ भी करना आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी, राइट। सेम गोज विद योर स्टडीज। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जो आप प्लानिंग्स बना रहे हो ना कि मैंने सुबह 4 बजे उठ के इतने घंटे पढ़ना है या मैंने रात को लेट तक बैठ के इतने घंटे पढ़ना है, उसकी आपको कभी ना कभी शुरुआत करनी पड़ेगी। रोज आप कल के ऊपर टालते रहेंगे, कल से करूंगा, आज तो यार ये हो गया, कल से करूंगा, आज ऐसा हो गया, आज मैं थक ज्यादा गया, आज मम्मी के साथ बाजार जाना पड़ गया, आज थक गया, तो कल से करूंगा। वो जो कल 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 करते रहोगे ना, एसएससी का एग्जाम आ जाएगा और फिर कल कल करते रहना। तो आज ही शुरुआत कर लो, जो आज आपके पास में है उसका भरपूर इस्तेमाल कर लो, बिकॉज कल का पता नहीं है या नहीं है, ठीक है। तो आज का भरपूर इस्तेमाल कर लो और उसी आज में जितनी हो सके मेहनत उतनी कर लो, ओके, और उसी में शुरुआत कर लो। चलो हम भी स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024 इन एन अनकैरेक्टरिस्टिक लेट सैटरडे रिलीज। अनकैरेक्टरिस्टिक मतलब असामान्य, जो कि ऐसा होता नहीं है, वैसा लेट सैटरडे को कुछ रिलीज किया गया। क्या रिलीज किया गया? द स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री अनवेल्ड मतलब उजागर करना, प्रकट करना। तो स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने उजागर किया क्या? द ब्रॉड फाइंडिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। एक हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, उसकी ब्रॉड फाइंडिंग्स यानी कि मोटे मोटे तौर में उसमें क्या निष्कर्ष निकला, उस सर्वे से हमारे पास क्या डेटा आया, हमने क्या समझा उस सर्वे से, उसके बारे में ब्रॉड में यानी कि पूरा इन डिटेल नहीं पर मोटी मोटी उसकी जानकारी दी। डन बिटवीन अगस्त 2022 एंड जुलाई 2023। अब ये कब से कब तक हुआ था? अगस्त 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच में सर्वे किया गया था और उसका डेटा है। दिस इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एज इट इज द फर्स्ट मेजर सर्वे बेस्ड डेटा रिलीज सिंस 2011-12। क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि ये पहला सर्वे किया गया डेटा है, पहला 2011-12 के बाद ये पहला डेटा है जिसका प्रॉपर सर्वे किया गया है। दैट कैप्चर्स, जो कि कैप्चर्स मतलब पकड़ता है, पकड़ना मतलब कि हाथ से पकड़ना नहीं, यानी कि डिटेल जानता है। किस बारे में डिटेल जानता है? ग्राउंड रियलिटीज एट द हाउस होल्ड लेवल, यानी कि बेसिक जमीनी स्तर पे जो हकीकत है, प्रत्येक घर की जो हकीकत है उसके बारे में जानकारी रखता है। Especially with the once a decade census due since 2021, और खासतौर पे तब जब 10 साल में एक बार होने वाला जो हमारा सेंसस है, वो जो कि 2021 से ड्यू है, नोवेयर इन साइट। वो अभी भी हमें पता नहीं है कि कहाँ कब होगा जाके, वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो आपको पता है कि जो सेंसस है उसमें पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति की डिटेल जानी जाती है और हर एक घर को जाना जाता है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा एक डेटा कलेक्शन इंडिया का फॉर्मेट है जो कि 2021 से ड्यू पड़ा हुआ है, अभी तक हुआ नहीं है। तो बोल रहे हैं कि अभी भी पता भी नहीं है उसके बारे में कि कब होगा, तो उसी बीच में ये जो डेटा आया ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंडक्टेड एवरी 5 years। अब ये जो डेटा है ये हर 5 साल में निकाला जाता है बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। किसके द्वारा? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा निकाला जाता है। द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट सच कंजम्पशन सर्वे इन 2017-18। और ऐसा कंजम्पशन सर्वे पिछली बार हुआ था 2017-18 में, उसके जो रिजल्ट्स थे अलॉन्ग विद सिमिलर एम्प्लॉयमेंट सर्वे, और साथ ही साथ इसी तरह का एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे किया गया था, उसके जो रिजल्ट्स थे वर जंक्ड मतलब उनको त्याग दिया, उनको निष्क्रिय मान लिया गया। क्यों? विद द गवर्नमेंट साइटिंग क्वालिटी इशू, क्योंकि सरकार ने हवाला दिया कि इसमें क्वालिटी इशू है, डेटा सही नहीं है, कहीं पे गड़बड़ हो गई है विद द डेटा। व्यूड एज अ यूफिज्म
फॉर द अनहैप्पी टाइडिंग्स मे हैव शोड, इट मे हैव शोड। और ये क्यों किया गया, ये बोला गया कि ये यूफेमिज्म है, कि सरकार ने ये कहा ना कि भाई डेटा में क्वालिटी इशू था इसलिए हमने उसको रद्द कर दिया, तो ये एक यूफेमिज्म था क्योंकि उस डेटा के अंदर कुछ ऐसे तथ्य सामने आ जाते जो अनहैप्पी होते, जो सरकार के लिए फायदेमंद नहीं होते, इसलिए उस डेटा को निष्क्रिय कर दिया। अब यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म मतलब होता है कि आप किसी को कुछ कमी या कुछ गलती गिनाने के लिए कोई हार्श वर्ड इस्तेमाल करने के बजाय थोड़े कम हार्श शब्दों से उनको गिनाएं। जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो, किसी के बारे में बात करो कि यार उनका लड़का बड़ा बदतमीज है, तो आप बदतमीज बोलने के बजाय थोड़ा सा कम हार्श वर्ड बोलते कि उनके लड़के की जुबान थोड़ी खराब है, आप ये बोल दो। तो आप क्या बोल रहे हो? आप बता तो रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम है, उसकी बोलचाल में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप डायरेक्टली उसको बदतमीज नहीं बोल रहे। कल को वो बंदा आगे जाके बोलेगा यार अगले ने तो आपके बेटे को बदतमीज बोला था, लड़ाई हो जाएगी, तो वो बोलेगा नहीं उन्होंने तो इतनी सी बात बोली थी कि जुबान थोड़ी साफ नहीं है, बस इतनी सी बात बोली थी। तो आपने सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। वैसा ही यूफेमिज्म का मतलब होता है कि आप कुछ चीज बोल भी दो और वो अगले बंदे को हार्श भी ना लगे, कुछ कठोर शब्द ना हो, ठीक है, तो वो यूफेमिज्म। तो उन्होंने क्वालिटी इशू का हवाला दे दिया, ये नहीं बोला कि भाई इससे हमारी सरकार की कुछ नाकामियां सामने आ जाएंगी या हमसे कुछ गलतियां हुई हैं वो सामने आ जाएंगी, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि नहीं, डेटा में कुछ क्वालिटी इशू है इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं। If the 2017-18 survey was abandoned because it captured the deleterious after effects of the demonetization, बोल रहे हैं कि अगर 2017-18 का जो सर्वे था उसको त्याग दिया गया, abandon मतलब त्यागना, क्योंकि इसमें कुछ deleterious यानी कि हानिकारक आफ्टर इफेक्ट्स यानी कि परिणाम किसके? मोनेटाइजेशन, जो कि किसकी की गई थी? हाई वैल्यू करेंसी नोट। 2000 के 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, तो हाई वैल्यू करेंसी नोट्स की डीमोनेटाइजेशन जो हुई थी लेट 2016 में, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, क्योंकि इसमें हानिकारक आफ्टर इफेक्ट्स जो थे वो इसमें मेंशन हो गए थे। ऑन इंडियाज लार्जली इनफॉर्मल इकोनॉमी, किसके ऊपर हानिकारक इफेक्ट आए थे? जो इनफॉर्मल सेक्टर था हिंदुस्तान का, उसके ऊपर। एंड द सब्सिक्वेंट ऑनसेट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और उसके बाद में उसी के आगे फॉलोइंग में आने जो शुरुआत हुई जीएसटी की, वो भी इस सर्वे में मेंशन हो गई 2017-18 में जो आया। तो जीएसटी के भी जो प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़े इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर, वो सारा डेटा इसके अंदर आ गया था, शायद इसलिए इसको त्याग दिया गया। The 2022-23 सर्वे also needs to be interpreted with a dash of salt। तो इसीलिए dash of salt मतलब थोड़ी सावधानी से, इसीलिए 2022-23 का सर्वे भी हमें बहुत सावधानी से ही समझना पड़ेगा, उसकी व्याख्या भी बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अगर इसमें कुछ कमी निकली तो इसको भी रद्द कर दिया जाए। For it may likely magnify the exuberance seen in consumption after 2 years of pandemic induced curbs and income losses। क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि सावधानी से देखना पड़ेगा? क्योंकि ये मैग्नीफाई कर सकता है, यानी कि दर्शा सकता है, बड़ा करके दिखा सकता है किस चीज को? एग्जूबरेंस मतलब एंथुजियाज्म, उत्साह। जो कंजम्पशन में उत्साह देखा गया, यानी कि हमारे देश में आपको पता है इस वक्त हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, बट वो जीडीपी जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर ग्रो नहीं कर रही है, वो इन हाउस कंजम्पशन यानी कि हमारे देश के अंदर ही कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है, उसके ऊपर ग्रो कर रही है हमारी जीडीपी, ठीक है। तो वही कंजम्पशन की बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन में जो उत्साह देखा गया पेंडेमिक के बाद में, 2 साल पेंडेमिक रहा जिसमें कुछ रोकथाम कर्व्स यानी कि रुकावटें, कुछ कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस और इनकम लॉसेस थे, उसके बाद में 2 साल बाद में यहाँ पे जो उत्साह देखा गया कंजम्पशन में, वो यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। व्हाट इकोनॉमिस्ट कॉल द रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड। और इस 2 साल के बाद में कंजम्पशन में इतना उछाल आना, इतना उत्साह आना, इसको इकोनॉमिस्ट बोलते हैं रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड। पेंट अप मतलब जो अभी तक रुकी हुई थी, दबी हुई थी। जैसे कि आप सपोज करो प्रेशर कुकर होता है, उसके अंदर प्रेशर रुका हुआ होता है, फिर जैसे आप विसल निकालते हैं तो प्रेशर एकदम से रिलीज होता है। सेम चीज है कि 2 साल से जो अब इतना कंजम्पशन हमारा बढ़ गया है, वो 2 साल से जो हमारी इकोनॉमी रुकी हुई थी, लोगों ने कुछ खरीदारी नहीं करी थी, उनकी कुछ जरूरतें थी, वो कंजम्पशन, अब ये जो रुकी हुई कंजम्पशन है वो रिलीज हो गई है, इसलिए इतना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ गया है। टू बी क्लियर, the survey suggests some interesting transitions in consumption patterns। अब
साफ स्पष्ट अगर बात कहें तो ये है कि ये सर्वे दर्शाता है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिशंस, यानी कि चेंज, परिवर्तन किसमें, कंजम्पशन पैटर्न में, हमारे जो कंजम्पशन के तरीके हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। एंड The complete findings must be published swiftly to enable deeper analysis। और पूरी की पूरी जो भी इस सर्वे के अंदर डेटा आया है, डिटेल्स आई हैं, वो स्विफ्टली यानी कि तेजी से मतलब स्पीडली, एकदम स्मूथली उनको क्या करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए, ताकि हम और गहराई से एनालिसिस कर पाए। हाउस होल्ड्स एवरेज मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अब घर का प्रति व्यक्ति कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो गया है, रोज 33.5%, वो 33.5% से बढ़ चुका है। किसके कंपैरिजन में, 2011-12 के कंपैरिजन में। इन सिटीज, शहरों की बात करें तो टू रीच 3510, और अब प्रति व्यक्ति खर्च कितना हो गया, 3510 हो गया पर माह, ठीक है। एंड 40.4%, और ये कहाँ का, शहरों का है, और 40.4% इंक्रीज हो गया है रूरल इंडिया में और पहुंच गया है 2008 रुपए तक। द गवर्नमेंट हैज सॉट टू पेंट दिस एज अ सिग्नल ऑफ राइजिंग इनकम। अब गवर्नमेंट जो है वो इस तैयारी में है, वो इस उम्मीद में है कि वो ये बोल दे कि भाई लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी इनकम बढ़ी है। भाई खर्च ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी है, ठीक है। लेकिन वो हो सकता है ये बोल दें कि भाई इनकम बढ़ गई लोगों की, इसलिए लोग ज्यादा खर्च करें। नैरोइंग इनइक्वालिटी, और इसकी वजह से क्या हुआ, इनकम बढ़ी है, और इनइक्वालिटी मतलब अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क था वो नैरो हो गया है, नैरो मतलब कम हो गया है। एंड शार्प स्लिपेज इन पावर्टी लेवल्स, और पावर्टी का जो लेवल है उसमें भी गिरावट आई है बड़ी तेजी से। ये सरकार सोच रही है कि वो ये प्रेजेंट करेगी अब, बट this only implies a 3.5% compounded annual growth in rural spending over 11 years। लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है, संकेत देता है कि केवल 3.5% ग्रोथ हुई है रूरल स्पेंडिंग में पिछले 11 सालों में। अगर उसको एनुअली कंपाउंड किया जाए तो, कंपाउंड मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि खर्च के ऊपर खर्च जो भी कीमत होगी, अगर उसको देखें तो केवल 3.5% है। विद अ 3% ग्रोथ ऑफ अर्बन हाउस होल्ड, और अर्बन यानी कि शहरी घरों की अगर बात करें तो केवल 3% ग्रोथ है वहां पे। वेल बिलो द इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ रेट्स इन दिस पीरियड, और जो कि बहुत नीचे है जिस दर से महंगाई बढ़ी है और जिस दर से हमारी जीडीपी बढ़ी है इसी टाइम पीरियड के, इन 11 सालों के बीच में, उससे ये जो एक्सपेंडिचर है ये बहुत कम है, ग्रोथ जो है एक्सपेंडिचर की वो बहुत कम है। पजलिंगली, अब बड़े ही कंफ्यूज तरीके से, अजीब तरह से, इवन आफ्टर एडिंग द इम्प्यूटेड वैल्यूज ऑफ फ्री गुड्स रिसीव्ड, अगर हम इम्प्यूटेड वैल्यूज मतलब कि जो अनुमान कीमत लगाई जाती है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, एक्चुअल वैल्यू जो लगाई जाती है, किसकी लगाएं, जो फ्री हमें चीजें मिल रही हैं, जैसे कि 300 यूनिट फ्री मिल रहा है, राशन कुछ फ्री मिल रहा है, तो अगर उनकी भी अनुमान एवरेज वैल्यू लगाई जाए थ्रू अ मेरियड ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, मेरियड मतलब अनेक वेलफेयर स्कीम्स के जरिए जो हमें फ्री गुड्स मिल रहे हैं, जैसे कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, द एवरेज एमपीसीई ओनली रोज टू 2,054 rupees for rural households and 3,054 rupees for urban peers। यानी कि गांव में एमपीसीई जो है वो केवल 2,054 रुपये बढ़ा है प्रति घर, और 3,544 रुपीज बढ़ा है अगर हम बात करें शहरी घरों की तो। That the proportion of monthly spends on food has slipped below 50%। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये समझ में आता है कि प्रति व्यक्ति जो हम खाने पीने की चीजों के ऊपर, खाद्य पदार्थों के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो गिर गया है, उसमें गिरावट आई है, 50% से कम हो चुका है। इन रूरल होम्स, ये गांव की बात कर रहे हैं, अब कितना हो गया है 46.4% एंड अंडर 40% इन अर्बन होम्स, और शहरों की अगर बात करें तो 40% से कम हो गया है।
विद सीरियल सीइंग द शार्पेस्ट ड्रॉप, और उसमें भी जो सीरियल्स हैं, दालें वगैरह हैं, पल्सेस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखी गई है इज़ रिमार्केबल। ये बहुत ही असाधारण है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। एंड मे ईज इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इफ यूज टू रीजिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेटेज, और इससे क्या होगा, जो हमारा इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, उसका जो ट्रेंड है वो कम हो जाएगा अगर हम कोशिश करें कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जिस चीज को कितनी वेटेज दी जाती है उसको अगर हम रीअरेंज करें, रीजेक्ट करना मतलब रीअरेंज करना, तो अगर हम उस चीज को रीअरेंज करें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सीरियल को 10% की वेटेज दी जाती है, शुगर को 5% की वेटेज आती है, तो किस तरीके से दी जाती है, मैं ये उदाहरण बोल रहा हूँ। तो अगर हम दालों की, सीरियल्स वगैरह की अगर वेटेज कम कर दें क्योंकि उनमें गिरावट आई है तो उसको कम कर दें, तो हो सकता है कि महंगाई दर भी कम हो जाए। However, it is pertinent to recall that food inflation began spiking last June just ahead of the survey's completion. लेकिन अगर हम ये बात समझें तो ये बड़ा ही रेलेवेंट है जानना, ये महत्वपूर्ण है जानना कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो पिछले साल जून महीने से ही बढ़ना स्टार्ट हुई है, जो कि जब ये जो सर्वे कंप्लीट होने वाला था उससे थोड़े समय पहले ही बढ़ना स्टार्ट हुई है। दैट मीन्स जो पिछले पूरे साल में जून के महीने के बाद में जो महंगाई दर बढ़ी है वो तो इस सर्वे में आई ही नहीं है, एंड हैज रिमेन्ड एलिवेटेड सिंस, और जून महीने से लेकर अब तक ये बढ़ी हुई ही है महंगाई दर, तो वो इस सर्वे में मतलब काउंट नहीं हुई। सो प्रोपोर्शनल स्पेंड्स हैव लाइकली चेंज्ड, तो इसीलिए उसके अनुरूप जो हमारा खर्च है वो अभी तक तो बदल चुका होगा, यानी कि अगर दोबारा अगर सर्वे किया जाता तो समझ में आता कि ये ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है, इस सर्वे में कुछ चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी होंगी। A clearer picture devoid of pent-up demand and inflation flip-flop effects. एक साफ स्पष्ट पिक्चर जो कि डिवॉइड मतलब जिसमें वंचित है, रहित है, किस चीज से रहित है, पेंटअप डिमांड मैंने आपको बता दिया, तो जब दबी हुई डिमांड थी वो, और इन्फ्लेशन फ्लिप फ्लॉप मतलब जो इन्फ्लेशन में कुछ चेंजेस हुए उनका प्रभाव अब इस सर्वे में नहीं आया, is expected from the fresh survey that concludes this July. अब इसकी उम्मीद की जा रही है जो फ्रेश सर्वे इस जुलाई में खत्म होगा ना, उसके अंदर ये डेटा आएगा, उसके अंदर हमें ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसी में हमें जो ये दबी हुई डिमांड है और जो इन्फ्लेशन में परिवर्तन आया पिछले साल जून महीने से स्टार्ट होके अभी तक जो बना हुआ है वो देखने मिलेगा। So any recalibration of poverty, inflation और GDP calculations must wait till those results are compiled. तो इसीलिए अगर हमें अब कोई भी परिवर्तन लाना है अपनी पावर्टी में, कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है, जो मापक होते हैं, मापदंड होते हैं ना, उनके यूनिट्स होती हैं जैसे, तो उनको कैलिब्रेट किया जाता है, मतलब कि एक फिक्स्ड यूनिट के ऊपर उनको मेजर किया जाता है, राइट। तो अभी तक मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर हमने अपना जीडीपी कैलकुलेशन या इन्फ्लेशन कैलकुलेशंस जो है उनको चेंज करना है, उसमें जो वेटेज दी जाती है, किस चीज को कितनी वेटेज दी जाएगी, अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं हमारे फूड बास्केट में, तो इफ ए प्रोडक्ट को जो है वो 5% वेटेज दी जाएगी, बी नाम का प्रोडक्ट है उसको 2% वेटेज दी जाएगी, कितनी वेटेज दी जाएगी इन सभी प्रोडक्ट्स को, उसके अंदर अगर हमें कुछ भी रिकैलिब्रेट करना है, चेंज करना है, इन्फ्लेशन या जीडीपी कैलकुलेशंस में कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए हमें ये जो नया रिजल्ट आने वाला है उसका वेट करना चाहिए। आर कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड एज वेल, जब तक ये नए रिजल्ट्स नहीं आ जाते, रिलीज नहीं किए जाते, कंपाइल का पूरे नहीं हो जाते, तब तक का हमें वेट करना चाहिए। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसके अंदर जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि कोई भी सर्वे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो जीके में जरूर आते हैं, ठीक है। तो इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ना और जो डेटा है उसको, आंकड़े जो हैं, नंबर्स जो हैं, उनको याद रखना। What is the 2022-23 household consumption expenditure survey significant? Why is? क्यों से महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि 2011-12 के बाद में ये पहला डेटा बेस्ड कोई सर्वे रिलीज किया गया है, वो भी तब जब हमारा जो आम सेंसस होता है प्रत्येक 10 साल में, वो भी अभी तक ड्यू पड़ा है, वो भी अभी तक हुआ नहीं है, और ये पहला डेटा बेस्ड सर्वे आया है।
इट इज द फर्स्ट सर्वे कंडक्टेड आफ्टर डीमोनेटाइजेशन ऑफ द हाई वैल्यू करेंसी नोट्स। तो पहला सर्वे नहीं है, 2017-18 में भी किया गया था, लेकिन उसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। इट इज द फर्स्ट मेजर सर्वे बेस्ड डेटा रिलीज्ड सिंस 2011-12 दैट कैप्चर्स ग्राउंड रियलिटीज एट द हाउस होल्ड लेवल। बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following best describes the change in households' average monthly per capita consumer expenditure according to the survey? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो एकदम सही तरीके से बताती है जो हमारा एवरेज मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है उसके बारे में? MPCE decreased in both urban and rural areas. Incorrect है। MPC increased by over 50% in both rural and urban areas. दोनों में अलग अलग वैल्यू थी। MPCE increased by 33.5% in cities and 40.4% in rural areas since 2011-12. Option C is correct. What is a notable trend in consumption patterns suggested by the survey? क्या एक कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज आया है, परिवर्तन आया है? एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन लग्जरी गुड्स। भाई लोगों ने खाने पीने की चीजों के ऊपर कम कर दिए वो स्पेंडिंग करना, तो लग्जरी गुड्स के ऊपर कहां से बढ़ाएंगे? अ डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ मंथली स्पेंड्स ऑन फूड। बिल्कुल करेक्ट है। जिस दर से पहले मंथली हम खान पीन की चीजों के ऊपर खर्च करते थे वो अब कम हो गया है, और खासतौर पे सीरियल्स के मामले में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about the impact of pandemic on household consumption according to the survey? तो सर्वे में ये बताया गया कि 2 साल से जो डिमांड है, कंजम्पशन है, वो दबी हुई थी और 2 साल के बाद में वो एकदम से रिलीज हुई है। ठीक है, तो वो रिलीज हुई है जो कि सर्वे में कैप्चर हुआ है। It led to permanent decrease in household consumption. Incorrect है। It resulted in a temporary increase in consumption due to release of pent up demand. बिल्कुल करेक्ट है। जो हम इस वक्त पे जीडीपी बोल रहे हैं ना कि हमारी बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, वो जीडीपी ऐसे नहीं कि कुछ रातों रात चमत्कार हो गया इसलिए बढ़ गई। हमारे बाकी दुनिया में जब इतना धीमी मंदी चल रही है तो इंडिया क्या ऐसा जादू कर रहा है कि उसकी जीडीपी बढ़ गई है? तो अगर आप ध्यान से डेटा को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि जीडीपी जो है हमारी, वो जो हमारे देश के अंदर कंजम्पशन है उसकी वजह से बढ़ी है। और वो कंजम्पशन जो इकोनॉमिस्ट्स हैं वो ये मान रहे हैं क्योंकि 2-3 साल पेंडेमिक रहा तो उस वजह से, और लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई, उस वजह से कंजम्पशन वो दबी हुई थी जो अब एकदम से रिलीज हुई है। और ये कुछ समय का उछाल है, उसके बाद ये फिर धीमी गति आ जाएगी। जब उनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी ना लोगों की, तो फिर वो धीमी गति पकड़ लेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Based on the survey, what can be inferred about the government's interpretation of the data? सर्वे के अनुसार सरकार किस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट कर रही है उसके बारे में क्या पता चलता है? The government believes that the increase in MPCE indicates reduction in poverty levels. बिल्कुल करेक्ट है। सरकार ने बोला ना कि अब इस डेटा को सरकार ऐसे प्रेजेंट करने वाली कि लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, दैट मीन्स उनकी इनकम बढ़ गई है, और जिसका मतलब हुआ कि इनइक्वालिटी कम हो गई है, गरीबी कम हो गई है। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हिट अ ब्रिक वॉल। हिट अ ब्रिक वॉल मतलब क्या? कोई चीज आगे करने से आप असमर्थ है ना, कि अब हम यार ये तो ऐसा लग रहा है कि अब दीवार से मत्था मार रहे हैं, कुछ आगे हो ही नहीं रहा, कुछ आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे। दैट मीन्स आप आगे बढ़ पाने में आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। डिमोलिश अ ब्रिक वॉल, दीवार को, ईंट से बनी दीवार को गिराना, डिमोलिश करना मतलब गिराना। तो इनकरेक्ट है। नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। टू सिट ऑन द फेंस, अब मान लो कि ये ए और बी 2 भाई थे, इन दोनों में लड़ाई होगी, इन दोनों ने एक बीच में दीवार बना ली अपने घर के। ठीक है, अब इनकी बहन आई, सी इनकी सिस्टर है। अब दोनों भाई लड़ रहे हैं कि पहले तू मेरे घर आ, ए बोल रहा है पहले तू मेरे घर आ, बी बोल रहा है पहले तू मेरे घर आ। ठीक है, अब बहन बेचारी दुविधा में फंस गई, उसने सीढ़ी लगाई और वो इस दीवार के ऊपर चढ़ के बैठ गई। मैं दोनों के बीच में बैठी हूँ, दोनों घरों के बीच में बैठी हूँ, पहले बात का सिस्टम है कोई नहीं, किसी को नाराज नहीं करना, जिसने मेरी सेवा करनी है यहीं आके करो। दैट मीन्स यू अवॉइड टू टेक एनी साइड, आप किसी का भी पक्ष विपक्ष लेने से बच रहे हैं। ऑक्यूपाई अ बेंच नेक्स्ट टू अ बाउंड्री, इनकरेक्ट। अवॉइड टेकिंग साइड्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। A
पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, स्टैम्प्स के कलेक्शन करने वाले व्यक्ति को या उनकी स्टडी करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है फिलैटलिस्ट। क्या बोला जाता है? फिलैटलिस्ट। तो न्यूमिसमैटिस्ट कौन होता है? जो सिक्के, कॉइन, नंबर क्या होता है? न्यूम से स्टार्ट हो रहा है नंबर, तो ये क्या होता है? कॉइन्स कलेक्ट करता है, कॉइन्स की स्टडी करता है। हॉर्डर, आपको पता है सरकार ने अभी अनियन होर्डिंग के ऊपर रोक लगा दी है, राइट? तो रोक लगाना मतलब, होर्डिंग करना मतलब संग्रहण करना, ताकि आप उसको बाद में जब थोड़ी डिमांड में तेजी आए और सप्लाई में कमी आए तब आप उसको बेचेंगे। होता था ना पहले, साहूकार लोग थोक में जमा करके रखते थे, जमाखोरी से रोका सरकार ने, जमाखोर को पकड़ा। वो क्या होता है? होर्डिंग करना। कलेक्टर मतलब कुछ एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रोफेशन हो या हॉबी हो चीजों को कलेक्ट करना। और फिलैटलिस्ट मतलब स्टैम्प्स वगैरह की स्टडी करना और कलेक्ट करना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। ऋषभ को फिट डिक्लेयर कर दिया गया नेक्स्ट मैच खेलने के लिए। अब इसको एक्टिव वॉइस में करना है। वॉज डिक्लेयर्ड फिट, तो किसी ने किया होगा उसको फिट डिक्लेयर। दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। ऋषभ डिक्लेयर्ड देम, ऋषभ ने उनको नहीं डिक्लेयर किया, ऋषभ को डिक्लेयर किया गया उनके द्वारा। दे विल डिक्लेयर, करेंगे, कर चुके हैं। दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दे हैड नहीं आएगा, वॉज था सिंपल, ठीक है, तो हैड नहीं आएगा। Whom was the person that you wanted me to contact there? अब देखो, आप जानना चाह रहे हो कि वो कौन व्यक्ति था जिससे आप मुझे कांटेक्ट करवाना चाहते थे वहां पे। तो सिंपल आपने पूछना है हु मतलब कौन। अब हुम आएगा, हुम मतलब बिलोंगिंगनेस को बताता है कि वहां पे ये जो, जैसे ये बुक है, दिस बुक बिलोंग्स टू हुम, यानी कि ये बुक किसकी है। तब आप पूछ रहे हैं, बिलोंगिंगनेस पूछ रहे हैं। लेकिन जब आपने किसी व्यक्ति के बारे में पूछना तो आप क्या बोलेंगे? हु वॉज द पर्सन, या हु, अब यहाँ पे यू वॉन्टेड मी टू कॉन्टैक्ट, तो क्या आएगा? हु इज द पर्सन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The British were exploiting the indigo farmers in the area. The area, किसी पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है जिसके बारे में पहले चर्चा की गई है। ऑप्शन ए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश जो है उस इलाके में इंडिगो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब कौन से इलाके में? ही लिव्ड, ही कौन, कोई प्रोनाउन है, नाउन कहाँ है? नाउन हमें नहीं पता, तो बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स वाज सक्सेसफुली स्टॉप्ड। वो उस शहर में, उस डिस्ट्रिक्ट में रहे जब तक कि वहां के किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म नहीं हो गया, वो रुक नहीं गया, तब तक वो वहीं रहे। फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगैन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार। गांधी जी का जो सत्याग्रह था हिंदुस्तान की आजादी के लिए, वो प्रसिद्ध चंपारण मूवमेंट से शुरू हुआ था। और चंपारण मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था? बिहार में। So, Gandhiji visited Motihari, the district headquarters of Champaran in 1917 to protest against the British. इसलिए गांधी जी मोतिहारी गए, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था चंपारण का, कब? 1917 में, ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर सके। तो हमें समझ में आ गया कि ही जो है वो गांधी जी के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, तो वो वहां पे रहे, तो डिस्ट्रिक्ट गए होंगे, उसी के बाद रहे होंगे, तो डी के बाद में आएगा बी, ठीक है, डी के बाद में क्या आएगा? बी। अब गांधी जी वहां क्यों गए? क्योंकि ब्रिटिशर्स वहां के इंडिगो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यानी कि ए स्टेटमेंट आएगा। और सी स्टेटमेंट आएगा जो चंपारण का इंट्रोडक्शन करता है कि चंपारण मूवमेंट से सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो अरेंजमेंट क्या बन गया? सी ए डी बी, सी ए डी बी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Paul was bited by a dog when he was a child. अब आपने पैसिव वॉइस में जब आप स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो जो वर्ब होता है उसका आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो बाइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बिटन। Paul was bitten by a dog when he was a child. बाइटेड की बजाय क्या आएगा? बिटन, BITTEN, बिटन। You and I have submitted your work on time. तुमने और मैंने तुम्हारा काम समय पे सबमिट कर दिया। तो मैंने अपना काम नहीं किया सबमिट समय पे। तो you and I have submitted our work, हमारा काम, ठीक है, our work on time। your की बजाय क्या आएगा? our।
ऑप्शन बी योर की बजाय आर वर्क। दे ऑर्डर्ड द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट। आपने जल्द से जल्द किसी एरिया को डिसइंफेक्ट करना है, एट दी अर्लीस्ट इस्तेमाल होता है, ऑन दी अर्लीस्ट नहीं होता। दी अर्लीस्ट के साथ में एट का प्रयोग होता है। सो ऑप्शन सी में एरर है, ऑन की बजाय एट आएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से कुछ काम कर रहे हो, है ना। होते हैं ना वॉलंटरी लोग, वॉलंटरीज जो होते हैं जो किसी भी काम में या किसी भी रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं या किसी भी मदद के काम में आगे आते हैं अपनी इच्छा से। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी मतलब असमानता। कंटिन्यूएंस, कंटिन्यूएंस का मतलब होता है जारी रखना, तो इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। NUANCE होता है, CONTUNUANCE, कंटिन्यूएंस यानी कि जारी रखना। और कन्विंसिंग मतलब कि जो तार्किक हो, जो समझ में आ रहा हो, जिससे आप अपना विचार बदलने के लिए आपको सही लग रहा हो, सहमति आप दे पा रहे हो, ठीक है, वो होता है कन्विंसिंग। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार, सच्चा, ठीक है। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? सीक्रेटिव, जो छुपा के रखता हो चीजें। तो सीक्रेटिव है तो वो ऑनेस्ट क्यों होगा? छुपा के क्यों रख रहा है चीजें? सिंसियर, सिंसियर मतलब सच्चा, ईमानदार। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब बहुत ही जिगरे वाला, ठीक है, साहसी। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब अजीब सा। सो ऑप्शन सी डेयरिंग इज करेक्ट। I did not buy neither of the two dresses. आपके पास दो ड्रेसेस के ऑप्शंस हैं, ड्रेस ए और ड्रेस बी। आपने इन दोनों में से कोई भी नहीं खरीदी। आपके पास चॉइसेस थी आइदर ए और बी, ठीक है, आइदर और आएगा, लेकिन आपने इन दोनों में से आइदर में से कोई भी नहीं ली, ठीक है। तो आई डिड नॉट बाय आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस, नॉट नाइदर, आइदर, EITHER, दो में से कोई भी नहीं ली। ऑप्शन डी में एरर है। शी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। बेक किया गया, बेक क्या है? वर्ब है। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। क्या? अ लार्ज ब्लूबेरी केक, अ लार्ज ब्लूबेरी केक, ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अ लार्ज ब्लूबेरी केक, अब बेक किया उसने, वॉज बेक्ड by her. A large blueberry cake was being baked. Being बनाया जा नहीं रहा था, बना दिया गया था। A large blueberry cake has been नहीं आएगा। A large blueberry cake was baked by her. Option C is correct. Graceful, graceful का मतलब होता है एलिगेंट, सुंदर, ठीक है। और इसका एंटोनिम बताना है। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब अनाड़ी, अजीबोगरीब सा, क्लमजी। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड मतलब सम्माननीय। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब किसी चीज से आपने कुछ जो भी गलत या नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो हटा दिए हैं, उसको प्योर करके निकाला है। पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्र। तो यहाँ पे ऑकवर्ड जो है वो ग्रेसफुल का एंटोनिम है। इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब होता है किसी को इंस्पायर करना, किसी को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना। रिमूव, हटाना। क्लियर, स्पष्ट। इंस्टिल, इंस्टिल मतलब किसी के अंदर कुछ धारणा, विचार का बीज बोना, ठीक है। डिप्राइव, डिप्राइव मतलब किसी चीज से वंचित रखना। तो किसी को आप इंप्रेस कर रहे हो या किसी के अंदर अपने बारे में कुछ अच्छी छवि आप बना रहे हो, इंस्टिल कर रहे हो। सो ऑप्शन सी इज द सिनोनिम फॉर इम्ब्यू। Dash changes in science and technology lead to modernization of technology as well as upgradation of knowledge. किसी प्रकार के परिवर्तन, चेंजेस साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करते हैं और साथ ही साथ हमारे ज्ञान को अपग्रेड करते हैं, ठीक है, नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। इन ऑर्डर टू अपग्रेड और मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी, और अगर हमें अपनी टेक्नोलॉजी को या अपने नॉलेज को अपग्रेड करना है, मैनेजमेंट मस्ट डैश एम्प्लॉयज, तो मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को प्रेरित करना पड़ेगा टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, कि वो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। डैश ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम्स नेसेसरी, तब हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग जो है वो जरूरी बन जाती है टू अपडेट देयर नॉलेज, जिससे कि वो अपना नॉलेज अपडेट कर पाए। टू डैश देयर स्किल्स, और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर पाए। दिस इज पॉसिबल ओनली डैश इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज, तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब इफेक्टिव, प्रभावशाली तरीके से मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए, तभी पॉसिबल है। डैश चेंजेस, नो चेंजेस,
स्लो चेंजेस, अल्टीमेट चेंजेस या रैपिड चेंजेस। तो नो मतलब कोई भी नहीं, स्लो मतलब धीमे, अल्टीमेट मतलब कि अंतिम, सर्वोच्च, या रैपिड मतलब कि तेजी से होने वाले। तो यहाँ पे तेजी से जो चेंजेस हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, उसकी बात की जा रही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। In order to upgrade or modernize technology, management must dash employees, dissuade, dissuade का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, काम करने से रोकना। discourage मतलब हतोत्साहित करना, प्रेरित नहीं करना, उनको नेगेटिव कर देना। परसुएड, परसुएड का मतलब होता है राजी करना। और डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट मतलब सक्रिय, एक्टिवेट मतलब सक्रिय, तो उसका नेगेटिव, आपने उसको काम करने से रोक दिया, निष्क्रिय कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी परसुएड इज करेक्ट। डैश ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ बिकम्स नेसेसरी टू अपडेट देयर नॉलेज। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब कि बीच बीच के अंतराल में, बीच बीच में, थोड़े थोड़े गैप के बाद में, ठीक है। इर्रेगुलर मतलब कि गैप जो है वो रेगुलर नहीं है, कुछ पर्टिकुलर फिक्स पीरियड, कभी 6 महीने बाद हुई, कभी 2 दिन बाद हो गई, कभी 4 महीने बाद हुई, ऐसे इर्रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित, फिक्स पीरियड है कि हर 3 महीने बाद ट्रेनिंग होएगी या हर 6 महीने बाद ट्रेनिंग होएगी। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर मतलब कि जो सही नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ इज करेक्ट। necessary to update their knowledge and to dash their skill। hamper, hamper मतलब कम करना, रोकना। enhance मतलब बढ़ाना। imitate, imitate मतलब होता है किसी का नकल उतारना, किसी के जैसा व्यवहार करना। और डिक्रीज मतलब कम करना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात उनके स्किल को बढ़ाने की बात की जा रही है ना, तो enhance ऑप्शन बी इज करेक्ट। This is possible only by effective communication between the management and the employees, through effective communication, throughout या with। तो this is only possible through, किससे? effective communication अगर होगा उनके बीच में तभी possible है। So option B is correct। That's all। आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। PDF के साथ साथ में प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करते हो? दिल खोल के करो। ओके, बाय बाय।